गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, फंड फ्लो स्टेटमेंट। ओके, मतलब जो हमारी यूनिट है यहाँ पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फाइनेंशियल टूल्स एंड एनालिसिस, उस फाइनेंशियल टूल्स में आपके टोटल 4 चैप्टर्स हैं, जिसमें फर्स्ट चैप्टर कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट, जो सबसे इजी चैप्टर है, लेकिन उसका वेटेज इतना कोई खास नहीं है। उसमें से क्वेश्चंस कई बार आता है, कई बार नहीं भी आता है। सेकंड आपका रेशियो एनालिसिस, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। और थर्ड है आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट, और फोर्थ है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये जो आपके 4 चैप्टर्स है यहाँ पे, उसमें हम आज फंड फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। और हम आज यहाँ पर इस क्लास में फंड फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग, डेफिनेशन, ठीक है, और इसमें हमें क्या क्या स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने हैं, उन सबको लेकर आज हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। यही हमारा टॉपिक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अब ये जो यूनिट है, इस यूनिट का नेम है फाइनेंशियल टूल्स एंड एनालिसिस। मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम प्रिपेयर करते हैं फाइनेंशियल ईयर के एंडिंग में, मतलब हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है, हमारी कंपनी का फाइनेंशियल ईयर कब एंड होता है? 31 मार्च को। 31 मार्च को जो फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, तो उसके एंडिंग में हम अपनी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या करते हैं? रेडी करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम क्या रेडी करते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम प्रिपेयर करते हैं, एक तो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट, सेकंड पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एंड थर्ड बैलेंस शीट। तो ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने रेडी किए हैं, प्रिपेयर किए हैं, ये रेडी होने के बाद हमें इनका एनालिसिस करना होता है। जैसे रेशियो एनालिसिस, रेशियो में हम क्या करते हैं? हम यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के आइटम्स का एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करते हैं। कंपैरेटिव कॉमन साइज में हम क्या करते हैं? हमने जो भी यहाँ पर, वहां पर हम डेट वाइज, ईयर वाइज कंपैरिजन करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। जैसे 2 इयर्स के स्टेटमेंट्स का कंपेयर कर लिया, है ना। फिर कंपैरिजन से जो भी अमाउंट कैलकुलेट हुआ, उसका परसेंटेज कैलकुलेट कर लिया। लेकिन फंड फ्लो में हमें क्या करना है? फंड फ्लो के अंदर हमारी कंपनी की जो वर्किंग कैपिटल है, उस वर्किंग कैपिटल में जो मूवमेंट है, यहाँ पर वर्किंग कैपिटल में जो भी हमारा चेंजेस हो रहा है या जो भी मूवमेंट आ रहा है, उस वर्किंग कैपिटल में होने वाले चेंजेस का हमें पता लगाना है। और उस वर्किंग कैपिटल में जो भी चेंजेस हुआ है, उसको हमें फंड फ्लो स्टेटमेंट में शो करना है। अब पॉइंट ये आता है कि कैश फ्लो में क्या करते हैं भाई? फंड फ्लो में मैंने अभी आपसे कहा कि फंड फ्लो स्टेटमेंट पूरा का पूरा कंप्लीट आपका वर्किंग कैपिटल के ऊपर बेस है ना। तो कैश फ्लो किस पे बेस है? तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं आपकी नॉलेज के लिए कि जो हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट और फंड फ्लो स्टेटमेंट है, इन दोनों में सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस है, वो ये आता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट बेस रहता है, किस पे बेस होता है? ये बेस होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आइटम्स पे। जो कैश और कैश इक्विवेलेंट आइटम्स हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आइटम्स में हम किसको इंक्लूड करते हैं? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, मतलब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को हम मार्केटेबल सिक्योरिटीज कहते हैं। तो ये कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटीज, इनके ऊपर बेस रहता है। मतलब हमारी कंपनी का जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो बैलेंस है, उनमें जो चेंजेस हो रहे हैं, है ना भाई, हमारी कंपनी में जो भी ट्रांजेक्शन हुए हैं, उन ट्रांजेक्शन की वजह से कैश और कैश इक्विवेलेंट बैलेंस में जो चेंजेस हो रहा है, उसको हम यहाँ पर, उन चेंजेस को हम कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। जबकि फंड फ्लो स्टेटमेंट, जो हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट है, इस फंड फ्लो स्टेटमेंट, ये बेस होता है हमारी वर्किंग कैपिटल पे। किस पे बेस होता है? ये वर्किंग कैपिटल पे बेस होता है। मतलब हमारी कंपनी की जो वर्किंग कैपिटल है, अब वर्किंग कैपिटल का भी तो मतलब मालूम होना चाहिए।
जैसे हमने रेशियो चैप्टर स्टडी किया था, तो रेशियो में हमने वर्किंग कैपिटल रेशियोज वगैरह भी फाइंड आउट किए थे, है ना। वहां वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल ऑन टोटल असेट्स। तो वर्किंग कैपिटल का क्या मीनिंग होता है स्टूडेंट्स? वर्किंग कैपिटल का ये मीनिंग होता है, ये मतलब होता है कि हमारी कंपनी में डे टू डे एक्सपेंसेस जो इंकर्ड हो रहे हैं, यहाँ पर उन डे टू डे एक्सपेंसेस या डे टू डे हमारे बिजनेस को, हमारी कंपनी को ऑपरेट करने के लिए हमारा जो भी अमाउंट स्पेंड होता है उसे हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। मतलब हमारी कंपनी को डे टू डे ऑपरेट करने के लिए, डे टू डे चलाने के लिए हमारे जो एक्सपेंसेस होते हैं, जो भी अमाउंट स्पेंड होता है, उसे हम कहते हैं हमारी कंपनी की वर्किंग कैपिटल, है ना। जिसका हम ये भी मतलब समझ सकते हैं कि हमारी कंपनी में जो ऑपरेटिंग प्रोसेस होता है, जैसे सपोज कीजिए हमारी कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। अब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर गुड्स मैन्युफैक्चर होते हैं। अब उन गुड्स को बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल भी चाहिए, लेबर भी चाहिए, ओवरहेड्स भी चाहिए, ये सारे एक्सपेंसेस होंगे। फिर उसके बाद में वो गुड्स बनने के बाद उसको मार्केट में सेल आउट भी करना है ना। तो यहाँ पर ये जो हमारा ऑपरेटिंग प्रोसेस है जिसमें हम गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उस गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सेल करने तक का जो ऑपरेटिंग प्रोसेस है, उसे कंप्लीट करने के लिए हमें जितनी मनी की रिक्वायरमेंट होती है, जितनी मनी की हमें नीड होती है, हमें जितना पैसा चाहिए होता है, वही हमारे लिए वर्किंग कैपिटल है। और वर्किंग कैपिटल का एक शॉर्ट एंड स्वीट एक फॉर्मूला यूज होता है, करंट असेट्स लेस करंट लाइबिलिटीज। यही होता है, करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। एक ये फॉर्मूला यूज हम करते हैं। ओके, तो हमारी कंपनी मतलब हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने रेडी किए हैं, उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेसिस पे हमें ये चेक करना है कि वो ट्रांजेक्शन्स, जिन ट्रांजेक्शन्स का हमारी वर्किंग कैपिटल पे इफेक्ट होगा, जिन ट्रांजेक्शन्स की वजह से हमारी वर्किंग कैपिटल अमाउंट चेंज होगी, उन ट्रांजेक्शन्स को हम फंड फ्लो स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करते हैं। सेकेंड डिफरेंस, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है उसमें हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एक्टिविटीज जो है उन पे फोकस रखते हैं, तो वो होती है शॉर्ट टर्म। तो यहाँ हम ओनली शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शन्स पे ध्यान ज्यादा देते हैं, जबकि फंड फ्लो में लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों टाइप के फ्लोज के ऊपर फोकस रखा जाता है, ध्यान रखा जाता है। तो यहाँ पर ये इनके अंदर मेन डिफरेंस हो गया। अब उसके बाद में हम नेक्स्ट आते हैं कि स्टूडेंट्स ये जो फंड फ्लो स्टेटमेंट जो चैप्टर है, यहाँ पे फंड्स का क्या मीनिंग है? यहाँ पर फंड का मतलब है एक तो सोर्सेज ऑफ फंड, सोर्सेज ऑफ फंड्स, और एक होता है एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, सोर्सेज ऑफ फंड्स और एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। चलिए इसको अपन यहाँ पर पूरा अच्छी तरीके से इसका मीनिंग समझ ही लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, चैप्टर का नेम है फंड फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट। अब पहले तो हम फंड के बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स फंड्स के बारे में हम डिस्कस करें तो मैंने अभी आपसे क्या कहा कि एक होता है सोर्सेज ऑफ फंड्स और एक होता है एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। अब यहां हम जो फंड्स के बारे में बात कर रहे हैं, इसमें हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बोथ टाइप ऑफ फंड्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म फंड्स और शॉर्ट टर्म फंड्स दोनों आ चुके हैं। तो स्टूडेंट्स सोर्सेज ऑफ फंड्स का मीनिंग होता है कि वो सोर्सेज जिनसे हमारी कंपनी में फंड्स का क्या होने जा रहा है, इनफ्लो हो रहा है। ठीक है, मतलब सोर्सेज ऑफ फंड्स में हम फंड्स के इनफ्लोज को इंक्लूड करते हैं। मतलब हमारी कंपनी के अंदर जो भी फंड्स आ रहे हैं, हमें अपनी कंपनी में जिन फंड्स का कलेक्शन हो रहा है, जो भी फंड्स हमें कलेक्ट हो रहे हैं, उनको हम सोर्सेज ऑफ फंड्स में इंक्लूड करते हैं। और एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में हम फंड्स के आउटफ्लोज को इंक्लूड करते हैं। मतलब वो ट्रांजेक्शन्स, बिजनेस के वो ट्रांजेक्शन्स जिनसे या तो फंड का इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो हो रहा है, सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को हम फंड फ्लो स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करते हैं। तो अब ये पॉइंट आ गया कि इसका मतलब सर हम
कंपनी के ऑल ट्रांजेक्शन्स को यहाँ फंड फ्लो में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, बिल्कुल राइट, सभी ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, हम सिर्फ ओनली किन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं, उस पर भी हम ये आने वाले हैं अभी हम, लेकिन उससे पहले हम ये समझ लें कि हम उन ट्रांजेक्शन्स पे फोकस करेंगे जिनसे यहाँ पर या तो फंड्स का इनफ्लो हो या फिर फंड्स का आउटफ्लो हो। अब बात करते हैं सेकंड फ्लो। अब आते हैं हम कि ऐसे कौन से ट्रांजेक्शन्स हैं जिनका हमारी वर्किंग कैपिटल पे, जिन ट्रांजेक्शन्स का हमारी वर्किंग कैपिटल पे इफेक्ट होता है, जिनकी वजह से हमारी वर्किंग कैपिटल में चेंजेस आता है। ओके, तो स्टूडेंट्स फ्लो में इनफ्लो और आउटफ्लो की बात हो गई। अब हम उन ट्रांजेक्शन्स के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, उनके बारे में बात करेंगे जिन ट्रांजेक्शन्स का हमारी वर्किंग कैपिटल पे क्या होता है, इफेक्ट होता है। तो ऐसे कौन से ट्रांजेक्शन्स हैं जिनकी वजह से हमारी कंपनी की वर्किंग कैपिटल चेंज होती है। तो उन ट्रांजेक्शन्स के बारे में हम बात करें तो स्टूडेंट्स हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस कर रहे हैं, तो यहाँ पर फंड फ्लो के अंदर हम यदि वर्किंग कैपिटल पे इफेक्ट डालने वाले ट्रांजेक्शन्स के बारे में बात करेंगे तो उसके लिए हमें आना होगा बैलेंस शीट पे। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर बैलेंस शीट के अंदर जो हमारे आइटम्स शो होते हैं उन आइटम में से हमें सेलेक्ट करना है कि इनमें से किन अकाउंट्स का, किन आइटम्स का वर्किंग कैपिटल पे इफेक्ट होगा और किन का नहीं होगा। ओके, तो मैं आपको बता दूं कि वर्किंग कैपिटल पे इफेक्ट डालने वाले ट्रांजेक्शन्स कौन से होंगे। वो ट्रांजेक्शन जिसमें एक अकाउंट तो आपका क्या होगा, नॉन करंट, और एक अकाउंट उसमें होगा करंट। अब ये नॉन करंट और करंट का नेम सुन के आपको बैलेंस शीट की याद आ गई होगी, क्योंकि स्टूडेंट्स बैलेंस शीट में जो भी हमारी लायबिलिटीज एंड असेट्स होती है उनको हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। लायबिलिटीज को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म को हम क्या कहते हैं? लॉन्ग टर्म को हम कहते हैं नॉन करंट, और शॉर्ट टर्म को हम कहते हैं करंट। तो हम जब बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं स्टूडेंट्स, तो बैलेंस शीट के अंदर जो हमारी लायबिलिटी साइड है और जो असेट साइड है इनको हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। लायबिलिटीज में एक होता है नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज, और एक होती है करंट लायबिलिटीज, जिसको हम दूसरे नेम से नॉन करंट लायबिलिटीज को कहते हैं लॉन्ग टर्म और करंट को बोलते हैं शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। असेट्स को भी टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, नॉन करंट असेट्स और सेकंड करंट असेट्स। वही आपकी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म असेट्स। चलिए, तो बैलेंस शीट के अंदर ये हमारी जो लायबिलिटीज और असेट्स है इनको हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो अब यहाँ पर हमारी बिजनेस की जो भी नॉन करंट और करंट लायबिलिटीज और नॉन करंट और करंट असेट्स है इनमें से किन ट्रांजेक्शन्स का हमारी वर्किंग कैपिटल पे इफेक्ट होगा। तो स्टूडेंट्स मैं आपको क्लियर कर दूं यहाँ पे कि जो हमारी नॉन करंट, मतलब ऐसा ट्रांजेक्शन जिस ट्रांजेक्शन में आपका एक अकाउंट नॉन करंट होना चाहिए और दूसरा अकाउंट करंट होना चाहिए, सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन्स का हमारी वर्किंग कैपिटल पे इफेक्ट होगा। चलिए, कैसे होगा एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। अब बात करते हैं कि किन ट्रांजेक्शन्स का वर्किंग कैपिटल पे इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, अब यदि हम बात करें कि किन ट्रांजेक्शन्स का हमारी वर्किंग कैपिटल पे इफेक्ट नहीं होगा, तो स्टूडेंट्स वो ट्रांजेक्शन्स जिसमें दोनों ही अकाउंट, वो ट्रांजेक्शन जिसमें दोनों ही अकाउंट या तो नॉन करंट हो या फिर क्या हो, करंट हो, जिसमें दोनों ही अकाउंट, उस ट्रांजेक्शन में जो टू अकाउंट्स ओपन हुए हैं उसमें यदि दोनों ही अकाउंट
नॉन करंट है। डबल एंट्री सिस्टम तो यही कहता है ना कि भैया हर ट्रांजेक्शन में 2 अकाउंट्स ओपन होंगे मिनिमम, कम से कम। तो जिस ट्रांजेक्शन में दोनों ही अकाउंट नॉन करंट हो या फिर दोनों ही अकाउंट करंट हो या फिर दोनों ही अकाउंट क्या हो, करंट हो, तो इनका यहां पर आपकी वर्किंग कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, मतलब इससे वर्किंग कैपिटल में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। कैसे समझते हैं? पहले हम बात करते हैं इस ट्रांजेक्शन के बारे में कि ऐसे कौन से ट्रांजेक्शन्स होते हैं जिनमें एक अकाउंट नॉन करंट होता है और दूसरा करंट होता है, जिसका वर्किंग कैपिटल पे इफेक्ट होता है। चलिए इस ट्रांजेक्शन की हम बात करें तो बहुत अच्छे सिंपल सिंपल ट्रांजेक्शन है, जैसे कि फिक्स्ड असेट्स परचेज इन कैश। मतलब हमने अपने बिजनेस के लिए कोई फिक्स्ड असेट्स परचेज की है, कुछ भी परचेज किया हो फिक्स्ड असेट्स में, जैसे हमने प्लांट परचेज कर लिया, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, तो फर्नीचर। तो जब हम फिक्स्ड असेट्स परचेज करते हैं कैश में, है ना, और सपोज कीजिए कि हमने जो भी फिक्स्ड असेट्स कैश में परचेज की है वो 1,50,000 रुपीज की हमने फिक्स्ड असेट्स कैश में परचेज की है। राइट, डन। चलिए तो अब इसकी एंट्री क्या पास होगी? इसकी एंट्री हम हमारी बुक्स में करेंगे पास, फिक्स्ड असेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश, फिक्स्ड असेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश, ये एंट्री पास हो गई। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो फिक्स्ड असेट्स हमने कैश में परचेज की है, इसमें हमारी जो फिक्स्ड असेट्स और इसमें जो कैश, ये दोनों अकाउंट की बात करें तो ये दोनों ही असेट्स है। फिक्स्ड असेट्स ये भी असेट्स है और कैश भी हमारे लिए असेट्स है। लेकिन फिक्स्ड असेट्स जो है वो तो है नॉन करंट असेट्स और कैश है हमारा करंट असेट्स। तो स्टूडेंट्स ये जो फिक्स्ड असेट्स है ये तो है नॉन करंट असेट्स और ये जो कैश है ये है करंट असेट्स। ओके, डन। अब हमने अपने कंपनी के लिए जो भी फिक्स्ड असेट्स परचेज की है, इस ट्रांजैक्शन में हमारा एक अकाउंट तो है नॉन करंट और दूसरा अकाउंट है हमारा करंट। अब देखो इससे हमारी वर्किंग कैपिटल में क्या चेंजेस होगा वो समझना। इससे स्टूडेंट्स हमारी वर्किंग कैपिटल में ये चेंजेस होगा कि हम यहाँ पे फिक्स्ड असेट्स कैश में परचेज कर रहे हैं, तो इससे हमारा कैश बिजनेस से गोज आउट होगा। ठीक है, और कैश के गोज आउट होने से कितना कैश गोज आउट होगा? 1,50,000। उससे हमारा वर्किंग कैपिटल अमाउंट रिड्यूस होगा। क्या होगा? कि कैश करंट असेट्स है, तो अब कैश गोज आउट होगा तो इससे हमारी करंट असेट्स की वैल्यू क्या होगी? रिड्यूस होगी। तो करंट असेट जो है वो रिड्यूस होगा। तो इससे क्या होगा? करंट असेट्स के रिड्यूस होने से, करंट असेट्स के रिड्यूस होने से, डिक्रीज होने से हमारी वर्किंग कैपिटल भी तो डिक्रीज हो जाएगी भाई, कम होगी। भाई वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या हुआ? वर्किंग कैपिटल का मतलब ये तो हुआ कि बिजनेस को डेली बेसिस पे ऑपरेट करने के लिए, बिजनेस की ऑपरेटिंग साइकिल को कंप्लीट करने के लिए हमें जितनी मनी की रिक्वायरमेंट है वो वर्किंग कैपिटल है। ठीक है, तो हमें तो ऑपरेटिंग प्रोसेस के लिए पैसे चाहिए, तो यहाँ तो हमारे पास से पैसा चला गया, कैश गोज आउट। तो कैश के गोज आउट होते ही 1,50,000 से वर्किंग कैपिटल क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। प्लीज फिक्स्ड असेट्स का वर्किंग कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं होगा कि वर्किंग कैपिटल का मैंने अभी आपको फॉर्मूला क्या बताया था? वर्किंग कैपिटल का मैंने शॉर्ट एंड स्वीट आपको फॉर्मूला बताया था, सीए माइनस सीएल, सीए माइनस सीएल, है ना, यही फॉर्मूला था। तो अब देखो इसके अंदर नॉन करंट असेट्स या नॉन करंट लाइबिलिटीज तो आता ही नहीं है, इसमें तो करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटीज का डिफरेंस ही आता है। तो यहाँ पर कैश हमारा करंट असेट्स है, कैश गोज आउट होगा तो करंट असेट्स रिड्यूस होगा। फिक्स्ड असेट्स का हमारी वर्किंग कैपिटल में कोई इफेक्ट नहीं होने वाला कि फिक्स्ड असेट्स आपने परचेज कर ली तो वो आपके लिए नॉन करंट असेट्स है। तो इसका मतलब कैश के जाते ही हमारी वर्किंग कैपिटल क्या हो जाएगी? रिड्यूस। तो इसमें जो कैश गोज आउट हो रहा है उसकी वजह से हमारी वर्किंग कैपिटल अमाउंट जो है वो होगी रिड्यूस, कम हो जाएगी, वर्किंग कैपिटल कम हो गई। चलिए अब उसके बाद में आते हैं कि वो ट्रांजेक्शन जिनका वर्किंग कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं होता। तो मैंने कहा क्या क्या कहा अभी आपसे? मैंने आपसे ये कहा कि भैया यदि दोनों ही अकाउंट नॉन करंट है, ऐसा कोई ट्रांजेक्शन जिसमें दोनों ही अकाउंट नॉन करंट है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? चलिए समझते हैं।
अब हम बात करते हैं उस ट्रांजेक्शन के बारे में कि हम फिर से फिक्स्ड असेट्स परचेज कर रहे हैं। फिक्स्ड असेट्स परचेज, अब की बार हमने फिक्स्ड असेट्स कैश में परचेज नहीं किए स्टूडेंट्स, इस बार हमने फिक्स्ड असेट्स को परचेज किया है शेयर्स में। मतलब हम फिक्स्ड असेट्स का पेमेंट किस में पे कर रहे हैं, शेयर्स में पे करना चाहते हैं। फिक्स्ड असेट्स के पेमेंट के बदले में हम शेयर्स इशू करना चाहते हैं। क्या इशू करना चाहते हैं, शेयर्स। तो हम यहाँ फिक्स्ड असेट्स का पेमेंट शेयर्स में पे करना चाहते हैं, उसके बदले में शेयर्स इशू करना चाहते हैं। तो उसकी जनरल एंट्री क्या पास करेंगे, इसकी जनरल एंट्री हमारी पास होगी फिक्स्ड असेट्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। आप चाहो तो इसकी टू एंट्रीज भी बना सकते हो, फिक्स्ड असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर और वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, लेकिन मैंने एक कॉमन सिंगल कंबाइंड एंट्री बना दी, फिक्स्ड असेट्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, अमाउंट 1 लाख रुपीज, अमाउंट 1 लाख रुपीज, ये लीजिए, ये आपकी एंट्री हो गई। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें जो फिक्स्ड असेट्स है ये आपकी नॉन करंट असेट्स है, और जो शेयर कैपिटल है ये क्या है, शेयर कैपिटल आपका नॉन करंट लाइबिलिटीज है। तो मतलब दोनों ही अकाउंट नॉन करंट है, दोनों ही नॉन करंट है। तो वर्किंग कैपिटल में तो करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटीज के डिफरेंस से वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट होता है, तो यहाँ तो दोनों ही नॉन करंट है। तो दोनों नॉन करंट है तो इससे वर्किंग कैपिटल में कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। इस ट्रांजेक्शन की वजह से वर्किंग कैपिटल ना तो इंक्रीज होगा नहीं डिक्रीज होगा। जबकि इससे पहले वाले ट्रांजेक्शन में हमारा वर्किंग कैपिटल क्या हो रहा था, रिड्यूस, मतलब डिक्रीज। लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं, यहाँ तो आपकी फिक्स्ड असेट्स परचेज की पेमेंट आपने शेयर में कर दिया, तो यहाँ पर दोनों ही आइटम नॉन करंट है, तो इसका मतलब न तो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हुई और नहीं डिक्रीज हुई। तो यहाँ पर वर्किंग कैपिटल पे आपकी करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज में जो चेंजेस होते हैं सिर्फ उनका ही इफेक्ट होता है ना, कि यहाँ पर करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज इंक्रीज या डिक्रीज हुए तभी होगा। तो इसमें तो आपका कोई फ्लो जनरेट ही नहीं होगा। तो मैं आपको यही तो समझाना चाहता हूं कि भैया ये जो फंड फ्लो में ये जो फ्लो नजर आ रहा है, ये जो इनफ्लो और आउटफ्लो है ना, तो ये कौन से ऐसे ट्रांजेक्शन है जिनसे फ्लो जनरेट होता है। तो वो ट्रांजेक्शन्स में बता रहा हूं कि सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन्स में फ्लो जनरेट होगा जिसमें एक अकाउंट आपका नॉन करंट हो और दूसरा अकाउंट आपका करंट हो। यदि दोनों अकाउंट नॉन करंट है तो कोई फ्लो नहीं होगा। चलिए अब आते हैं कि यदि दोनों ही करंट है, यदि दोनों ही अकाउंट करंट है तो क्या उसमें कोई फ्लो जनरेट होगा, चेक कर लेते हैं। देखिए अब इसको भी, अब इसको भी हम चेक कर लेते हैं। अब दोनों ही अकाउंट क्या है, करंट है, तो कोई भी ट्रांजेक्शन ले लेते हैं। कैश पे टू क्रेडिटर्स अमाउंट 50,000 रुपीज। हमने अपनी कंपनी के जो सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, जो सप्लायर्स हैं, उनको हमने 50,000 अमाउंट पे कर दिया। अब क्रेडिटर्स को हम अमाउंट पे कर रहे हैं, तो अब इसकी एंट्री क्या पास करेंगे, इसकी जनरल एंट्री पास होगी सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश, टू कैश, ये एंट्री पास हो गई। चलिए अब देखिए स्टूडेंट्स, अब सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारे लिए यहाँ पर करंट लाइबिलिटीज है और कैश हमारे लिए यहाँ पर है करंट असेट्स, है ना। अब आप क्रेडिटर्स का पेमेंट पे करेंगे, है ना। अब आप क्रेडिटर्स का कितना पेमेंट पे कर रहे हैं, क्रेडिटर्स को आप पेमेंट पे कर रहे हैं 50,000 रुपीज का। तो क्रेडिटर्स को जैसे ही आप 50,000 अमाउंट पे करेंगे स्टूडेंट्स, तो इससे आपकी जो करंट लाइबिलिटीज है, जो सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, ये करंट लाइबिलिटीज है, तो इससे सन्ड्री क्रेडिटर्स का अमाउंट क्या हो जाएगा, बिजनेस में कंपनी में रिड्यूस, और जो कैश है वो आपके पास से गोज आउट होगा, तो वो करंट असेट्स है तो वो भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस। तो इसका मतलब कि ये जो क्रेडिटर्स को आप पेमेंट पे कर रहे हैं 50,000 का, उससे आपकी करंट लाइबिलिटीज भी रिड्यूस हो रही है कंपनी में, और करंट असेट्स भी रिड्यूस हो रही है। करंट लाइबिलिटीज कितने से रिड्यूस हो रही है, 50,000 से, और करंट असेट्स भी आपकी 50,000 से क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो जब दोनों ही रिड्यूस हो जाएगी तो फिर आपका वर्किंग कैपिटल में क्या चेंजेस होगा, कुछ नहीं होगा। देखना, चेक करते हैं। जैसे सपोज करना कि हमारी कंपनी की जो टोटल करंट असेट्स है, हमारी कंपनी की इस ट्रांजैक्शन से पहले, इस ट्रांजैक्शन के पहले हमारी कंपनी की जो टोटल करंट असेट्स है वो है 3 लाख रुपीज। कितनी है, 3 लाख।
और टोटल करंट लाइबिलिटीज जो है वो कितनी है, वो है हमारी कंपनी की 1,80,000। कितनी है, 180। तो इन दोनों के डिफरेंस से वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट हुआ 3 लाख लेस 180। तो वर्किंग कैपिटल अमाउंट आया था 120। कितना आया था, 120, है ना। अब यहाँ पर हमने सन्ड्री क्रेडिटर्स को 50,000 अमाउंट कैश में पे कर दिया। अब कैश में पे कर दिया तो हमारी जो करंट असेट्स है जो पहले 3 लाख रुपीस थी वो अब 50,000 से क्या हो जाएगी, रिड्यूस। तो कितनी बचेगी, 250 क्रेडिटर्स का पेमेंट होने के बाद। और करंट लाइबिलिटीज जो 180 है, तो क्रेडिटर्स का पेमेंट होने के बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स भी रिड्यूस हो रहे हैं क्योंकि क्रेडिटर्स को 50 का पेमेंट कर दिया। तो अब ये कितना बचेगा, 130। कितना बचा, 130। अब वर्किंग कैपिटल अमाउंट 250 लेस 130। तो वर्किंग कैपिटल अमाउंट आपके पास बचा है 120। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्रेडिटर्स को पेमेंट पे करने से पहले भी 120 था और क्रेडिटर्स को पेमेंट पे करने के बाद में भी 120 है वर्किंग कैपिटल। तो कुछ चेंजेस हुआ क्या, कुछ भी नहीं हुआ। कि सर पहले भी 120 था, जब हमने क्रेडिटर्स को 50,000 पे नहीं किया तो भी हमारा वर्किंग कैपिटल 120 है और अभी भी हमारा वर्किंग कैपिटल 120 है। तो इसका मतलब ये तो कुछ चेंज ही नहीं हुआ। तो मैं वही तो आपको समझा रहा हूं कि यदि आप कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं बिजनेस में, कंपनी में, तो वहां पर यदि दोनों अकाउंट करंट है या दोनों अकाउंट नॉन करंट है तो उसका आपकी वर्किंग कैपिटल पे कोई इफेक्ट होगा ही नहीं, कोई इंपैक्ट होगा ही नहीं। ठीक है, वर्किंग कैपिटल में सिर्फ ओनली कौन से ट्रांजेक्शन का इफेक्ट होगा, जिसमें एक अकाउंट आपका नॉन करंट हो और दूसरा अकाउंट क्या हो, करंट हो। उसी से आपकी वर्किंग कैपिटल चेंज होगी। चाहे आप देख सकते हैं पहले वाले ट्रांजेक्शन में फिक्स्ड असेट्स आपने कैश में परचेज की थी, कैश आपका रिड्यूस हो रहा है 150 से, करंट लाइबिलिटीज पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा ना। इसी एग्जांपल को मैं उसी से ले लेता हूं फर्स्ट वाले पॉइंट में। तो देखो आपकी जो करंट असेट्स है वो कितनी थी पहले, 3 लाख फिक्स्ड असेट्स परचेज करने से पहले। अब आप 150 की फिक्स्ड असेट्स कैश में परचेज करेंगे तो कैश रिड्यूस होगा। कैश किसका पार्ट है, करंट असेट्स का। तो आपके पास में करंट असेट्स कितना बचेगा, 150। और करंट लाइबिलिटीज तो वही आपका 180 रहेगा। करंट लाइबिलिटीज कितना ले लें, यहाँ पर थोड़ा सा अमाउंट चेंज कर लेते हैं अपन। करंट लाइबिलिटीज अपन ले लेते हैं यहाँ पर कि करंट लाइबिलिटीज हमारी 1 लाख है। ठीक है, तो करंट असेट्स हमारे पास 3 लाख था, 3 लाख में से कैश 150 रिड्यूस हो गया, 150 बचा, करंट लाइबिलिटीज हमारी 1 लाख है। तो स्टूडेंट्स फिक्स्ड असेट्स जो परचेज हुई उसका करंट लाइबिलिटीज पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो फिर वर्किंग कैपिटल फिक्स्ड असेट्स परचेज करने से पहले भी कितनी थी, फिक्स्ड असेट्स परचेज करने से पहले हमारी वर्किंग कैपिटल अमाउंट कितना था, फिक्स्ड असेट्स परचेज करने से पहले, ये तो मैं लिख देता हूं यहां पर कि ये तो फिक्स्ड असेट्स परचेज करने के बाद का वर्किंग कैपिटल है, आफ्टर। और बिफोर वाली बात करें कि फिक्स्ड असेट्स परचेज करने से पहले वर्किंग कैपिटल, फिक्स्ड असेट्स परचेज करने से पहले वर्किंग कैपिटल था 3 लाख माइनस 3 लाख लेस 1 लाख 2 लाख। तो फिक्स्ड असेट्स परचेज करने से पहले तो 2 लाख रुपीस वर्किंग कैपिटल था और फिक्स्ड असेट्स परचेज करने के बाद अब वर्किंग कैपिटल हो गया 50,000। मतलब फिक्स्ड असेट्स जो हमने कैश में परचेज किए उससे हमारा वर्किंग कैपिटल अमाउंट चेंज हो रहा है। क्यों, क्योंकि उसमें एक अकाउंट नॉन करंट है और दूसरा करंट है। तो यही हमें समझना है कि फ्लो कौन से ट्रांजेक्शन में फ्लो जनरेट होगा और कौन से में नहीं होगा। तो फ्लो यहाँ पर आपका जो फ्लो जनरेट होगा वो उसी ट्रांजेक्शन में होगा जिसमें एक आइटम आपका नॉन करंट हो और दूसरा करंट हो। यदि दोनों आइटम नॉन करंट है या दोनों आपके करंट है तो उससे वर्किंग कैपिटल में कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। और आपको वर्किंग कैपिटल में मेन फोकस रखना है, ध्यान रखना है करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटीज पे। ओके डन। चलिए, तो और अब बात करते हैं स्टेटमेंट। अब थर्ड इसके अंदर वर्ड यूज हो रहा है स्टेटमेंट। ठीक है, अब स्टेटमेंट का क्या मतलब है, तो यहाँ पर इस चैप्टर में हमें टोटल कितने स्टेटमेंट्स बनाने हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो चैप्टर है वहां तो सिंगल एक ही स्टेटमेंट होता है, उसी स्टेटमेंट में सभी एक्टिविटीज को हम इंक्लूड कर देते हैं, शामिल कर देते हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग,
तो यहाँ पे अब स्टेटमेंट बनेगा, एक तो चेंज इन वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट और सेकंड बनेगा फंड फ्लो स्टेटमेंट। यहां पर बनेंगे आपके 2 स्टेटमेंट्स। और एक और इंपॉर्टेंट अच्छी बात मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, कि जिनको फंड फ्लो समझ में आ गया वो कैश फ्लो इजीली आराम से समझ लेंगे, और जिनको कैश फ्लो आ गया वो फंड फ्लो आराम से समझ लेंगे। दोनों चैप्टर एक दूसरे से लिंकअप करते हुए चैप्टर है, लिंक है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट में हमें 2 स्टेटमेंट प्रिपेयर करने हैं इस चैप्टर में, एक तो चेंज इन वर्किंग कैपिटल और दूसरा फंड फ्लो स्टेटमेंट। ये 2 स्टेटमेंट हमें बनाने हैं। अब चेंज इन वर्किंग कैपिटल जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे कि किन ट्रांजेक्शन्स का वर्किंग कैपिटल में चेंजेस होगा, इफेक्ट होगा, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया। तो चेंज इन वर्किंग कैपिटल में हमें सीए करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज के बारे में बात करनी है, और फंड फ्लो स्टेटमेंट जो हम बनाएंगे वहां हमें सोर्सेज ऑफ फंड्स और एप्लीकेशन ऑफ फंड्स मतलब इनफ्लोज और आउटफ्लोज के बारे में बात करनी है। ओके, तो स्टूडेंट्स जैसे कैश फ्लो हम पढ़ेंगे, अभी अभी हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर के बाद कैश फ्लो। कैश फ्लो के अंदर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो हमने 12th में भी बनाया है वैसे, ठीक है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम क्या करते हैं, एक तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं और एक वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट करते हैं। तो अब वो जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ना, उसको फंड फ्लो में 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। वर्किंग कैपिटल का जो एडजस्टमेंट होता है उसके लिए तो बनाएंगे चेंज इन वर्किंग कैपिटल, और वो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में उसको हम यहाँ बोलते हैं फंड फ्रॉम ऑपरेशन, एफएफओ, फंड फ्रॉम ऑपरेशन। उसके लिए वर्किंग नोट बनेगा अलग से सेपरेटली, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, पीएनएल एडजस्टमेंट बनेगा जहां हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। उस ऑपरेटिंग प्रॉफिट को हम यहाँ कहते हैं फंड फ्रॉम ऑपरेशन, फंड फ्रॉम ऑपरेशन बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। और जो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, वो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी कैश फ्लो की जो है उस वो आएगी फंड फ्लो स्टेटमेंट में, ठीक है। तो यहाँ पर इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग को तो हम लेंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट में, और ऑपरेटिंग एक्टिविटी को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट तो चेंज इन वर्किंग कैपिटल में चला जाएगा, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाली जो कैलकुलेशन है वो जाएगी पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट में। किसमें जाएगी? पीएनएल। मतलब मैं दोनों कैश फ्लो और फंड फ्लो का एक दूसरे से लिंक कैसे हैं वो मैं आपको समझा रहा हूं, क्लियर कर रहा हूं कि चेंज इन वर्किंग कैपिटल ये तो आपकी जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है कैश फ्लो के अंदर, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जो वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट होता है, ठीक है, ये तो उससे लिंक है। और ये आपकी फंड फ्लो स्टेटमेंट, ये आपकी जो कैश फ्लो में इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है उनको यहाँ रिकॉर्ड किया जाता है, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। ओके, ऐसे ये कैश फ्लो से लिंक हो रहा है, रिलेटेड हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, तो अब यहाँ पर ये जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है जिसमें हमें सबसे फर्स्ट कौन सा स्टेटमेंट रेडी करना है, स्टेटमेंट और शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल, ठीक है। तो चेंज इन वर्किंग कैपिटल का जो शेड्यूल है, क्योंकि फंड फ्लो की हम बात करें तो फंड फ्लो के बारे में अभी बात हुई थी कि हमारी यहाँ पर, पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। फंड फ्लो की डेफिनेशन क्या है? फंड फ्लो के अंदर हम डेट वाइज, डेट वाइज मतलब 2 इयर्स, 2 डेट्स मतलब 2 इयर्स, जो हमारे 2 इयर्स की फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट है उनके बीच में हम कंपैरिजन करते हैं, और कंपैरिजन करके हम ये मालूम करते हैं कि इस कंपैरिजन से हमारी वर्किंग कैपिटल पे क्या इफेक्ट होगा, इस कंपैरिजन से हमारी वर्किंग कैपिटल में क्या चेंजेस होंगे, ये हम फंड फ्लो में पता लगाते हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स is a technical device designed to analyze the change in the financial condition of business enterprise between 2 dates। तो आपके पास जो 2 dates मतलब 2 इयर्स की जो फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट है उनमें हम कंपैरिजन करेंगे, और कंपैरिजन करके ये पता लगाएंगे कि इस कंपैरिजन से जो चेंजेस, जो डिफरेंस आया है उस डिफरेंस का हमारी वर्किंग कैपिटल पे क्या इफेक्ट हो रहा है, उससे हमारी वर्किंग कैपिटल में क्या चेंजेस हो रहे हैं। चलिए, तो अब पहला स्टेटमेंट है हमारा स्टेटमेंट और शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल, शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। चलिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे इसमें आपके पास में वही 2 इयर्स स्टेटमेंट बनेगा, पर्टिकुलर्स प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, और लास्ट कॉलम आएगा इफेक्ट ऑन वर्किंग कैपिटल जिसे हम चेंज इन वर्किंग कैपिटल भी कह सकते हैं।
जिसके 2 कॉलम्स होंगे, एक तो इंक्रीजिंग वर्किंग कैपिटल और एक डिक्रीजिंग वर्किंग कैपिटल। अब सबसे पहले करंट असेट्स। अब करंट असेट्स की हम बात करें तो करंट असेट्स में हम किन किन असेट्स को इंक्लूड करते हैं? कैश इन हैंड, बैंक, डेटर, बीआर, स्टॉक, इन्वेंट्री, प्रीपेड, मार्केटेबल सिक्योरिटीज वगैरह, अक्रूड इनकम, ये सब करंट असेट्स है। तो करंट असेट्स में जैसे एग्जांपल लें कि कैश इन हैंड। अब कैश इन हैंड हमारे पास में लास्ट ईयर सपोज कीजिए 50,000 रुपीज का है, और अब वो करंट ईयर में इंक्रीज होके 70 हो गया। तो स्टूडेंट्स कैश हमारा कितना था पहले लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर 50, अब वो 70 हो गया। तो कैश क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। कितने से? 20,000 से। तो करंट असेट्स के इंक्रीज होने से, हमेशा ध्यान रखना स्टूडेंट्स, करंट असेट्स, मेरी लैंग्वेज ध्यान से समझना, जो मैं कह रहा हूं उसको सुनना ध्यान से, ठीक है? करंट असेट्स के इंक्रीज होने से हमारा वर्किंग कैपिटल अमाउंट इंक्रीज होता है। तो करंट असेट्स यदि इंक्रीज होगी तो वर्किंग कैपिटल भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो यहां वर्किंग कैपिटल कितने से इंक्रीज हो गया? 20,000। ओके। अब जैसे डेटर है, अब डेटर सपोज कीजिए लास्ट ईयर तो थे 1 लाख रुपीज के, और अब डेटर हो गए आपके कितने? 70,000। तो अब डेटर्स का अमाउंट आपका रिड्यूस हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, 1 लाख से 70, 30 से। तो करंट असेट्स के डिक्रीज होने से वर्किंग कैपिटल क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो हम यहाँ पर जो चेंज इन वर्किंग कैपिटल का इंक्रीज वाला कॉलम है, उसमें तो हम करंट असेट्स, जो जो करंट असेट्स इंक्रीज हो रही है उसका इंक्रीज अमाउंट शो करेंगे, और जो जो करंट असेट डिक्रीज होगी उसका डिक्रीज अमाउंट कहाँ शो करेंगे? डिक्रीज वाले कॉलम में, है ना? अब देखिए स्टूडेंट्स, करंट असेट्स के इंक्रीज होने से हमारी वर्किंग कैपिटल क्या होती है? इंक्रीज होती है। ये बात मैंने भी आपसे कही। चलिए, तो मैं आपसे कहता हूं कि 2023 2023 में हमारा जो करंट असेट्स है, वो करंट असेट्स कितना था? 2023 में हमारी करंट असेट्स थी, मान लेते हैं टोटल 4 लाख रुपीज, और करंट लाइबिलिटीज है हमारी 2 लाख रुपीज, है ना? ये लास्ट ईयर था। तो लास्ट ईयर इन दोनों के डिफरेंस से वर्किंग कैपिटल अमाउंट कितना आएगा? 4 - 2, तो 2 लाख रुपीज हमारा वर्किंग कैपिटल अमाउंट कैलकुलेट होगा। कितना? 2 लाख। ओके। अब 2014 की हम बात करें तो 2014 में जो करंट असेट्स है ना, अब जैसे मैंने कहा कि कैश इन हैंड लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस ईयर में 20,000 इंक्रीज हुआ है। तो मतलब जो हमारी करंट असेट्स है वो कितना था लास्ट ईयर? 4 लाख। तो उसमें कैश इन हैंड कितने से इंक्रीज हो रहा है? 20 से। ठीक है। फिर डेटर, डेटर भी करंट असेट्स का पार्ट है। डेटर जो है रिसीवेबल्स, वो 1 लाख से 70, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में हम बात करें तो 30,000 क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। तो डेटर हमारा 30,000 से डिक्रीज हो गया। तो फिर हमारी करंट असेट्स जो बची है वो कितना बचेगा? रिमेनिंग करंट असेट्स का अमाउंट 390। और करंट लाइबिलिटीज, है ना, करंट लाइबिलिटीज मैं बोल देता हूं कि मेरी वही है, अभी 2 लाख रुपीज ही है। तो अब वर्किंग कैपिटल कितना आएगा स्टूडेंट्स? 390 - 2 लाख, तो वर्किंग कैपिटल हो जाएगा 190। तो लास्ट ईयर वर्किंग कैपिटल 2 लाख था, अब 190 हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि आपकी करंट असेट्स 10,000 से डिक्रीज हो गई लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। भाई कैश इन हैंड तो आपका 20 से इंक्रीज हुआ है, लेकिन जो आपका डेटर रिसीवेबल है वो 30 से डिक्रीज भी तो हो गया। तो मतलब आपका यहाँ पर करंट असेट्स 10,000 रुपीज ज्यादा डिक्रीज हो गया, है ना, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। भाई 20 से इंक्रीज, 30 से डिक्रीज, तो नेट इफेक्ट क्या बताओगे? तो नेट इफेक्ट आएगा कि 10,000 से ज्यादा डिक्रीज हुआ है। अब ज्यादा डिक्रीज हो गया तो 10,000 से आपकी करंट असेट डिक्रीज हो गई, जिससे आपकी वर्किंग कैपिटल भी 10,000 से क्या हो गई? रिड्यूस हो गई। सिंपल सी बात है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपका यहाँ पर हमेशा आपको माइंड में ये सेट करके रखना है कि करंट असेट जैसे जैसे इंक्रीज होती जाएगी, है ना, वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज होती जाएगी। कि करंट असेट्स के इंक्रीज होने से वर्किंग कैपिटल इसलिए इंक्रीज होती है कि करंट असेट्स यदि इंक्रीज आप करना चाहते हैं तो आपको और फंड्स लेके आने होंगे, तो आपको और फंड्स का अरेंजमेंट करना होगा। और फंड्स अरेंज करोगे, भाई करंट असेट्स को बढ़ाने के लिए फंड्स तो अरेंज करने ही होंगे। कैसे?
इन्वेंट्री करंट असेट्स का पार्ट है। अब इन्वेंट्री, स्टॉक की वैल्यू बढ़ाने के लिए आपको और इन्वेंट्री प्रोड्यूस करनी होगी, है ना, फिर उसको मार्केट में सेल आउट करना होगा। अब मार्केट में आप कैश में सेल करोगे तो अच्छी बात है, लेकिन आप कैश में जब सेल करोगे तो कैश सेल्स के ऊपर आपके डेटर और बीआर तो जनरेट ही नहीं होते। डेटर और बीआर किस पे आते हैं? क्रेडिट सेल्स पे आते हैं, उधार पे। अब उधार में सेल करोगे तो आपका जो पैसा है, आपका जो कैश फंड है, वो होल्ड हो जाएगा मार्केट में, क्योंकि डेटर, भाई जितना ज्यादा उधार में सेल करोगे आपका पैसा ब्लॉक होता जाएगा डेटर्स के पास में, तो वो होल्ड ही तो हो रहा है, आपके पास तो आ ही नहीं रहा ना भी एंड टू एंड। तो यहाँ पर आप करंट असेट्स बढ़ाना चाहते हो तो स्टूडेंट्स, करंट असेट्स इजीली नहीं बढ़ती है। करंट असेट्स को इंक्रीज करने से आपकी कंपनी पे ही बर्डन आता है, कि करंट असेट्स तभी इंक्रीज हो पाएगी, तो करंट असेट्स तभी इंक्रीज हो पाएगी जब आप और अमाउंट इन्वेस्ट करोगे। तो करंट असेट्स को इंक्रीज करने के लिए आप क्या करोगे? करंट असेट्स इंक्रीज होगी तो वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज होगा, भाई करंट असेट्स इंक्रीज होगी तो वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज होगा। तो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होगा तो इसका मतलब आपको और अमाउंट चाहिए होगा, अरेंज करना होगा वर्किंग कैपिटल में। तो यहाँ पर करंट असेट्स के इंक्रीज होने से वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होता है और करंट असेट्स से डिक्रीज होने से वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होता है। अब स्टूडेंट्स, वर्किंग कैपिटल के इंक्रीज होने से आपके ऊपर बर्डन आता है कंपनी के ऊपर, कि आपका वर्किंग कैपिटल जितना ज्यादा इंक्रीज होता जाएगा ना, ठीक है, आपको और अमाउंट अरेंज करना पड़ेगा और पैसे का बंदोबस्त करना होगा। ठीक है, क्यों? कि वर्किंग कैपिटल सपोज लो लास्ट ईयर 2 लाख था, अब हो गया 3 लाख इंक्रीज होके, तो आपको 1 लाख रुपीज एक्स्ट्रा मनी अरेंज करनी होगी, है ना। अब उसके लिए आप क्या करोगे? लोन ले लो, शेयर इशू कर दो, डिवेंचर इशू कर दो, ऐसा कुछ ऑप्शन आप फॉलो कर सकते हो। चलिए ये आगे की बात है, इस पे आते हैं टॉपिक पे फिर से। हाँ जी, तो ये बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स कि करंट असेट्स के इंक्रीज होने से, मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है वैसे तो, कि इंक्रीज वाले कॉलम में जो भी करंट असेट्स का इंक्रीज अमाउंट है वो इंक्रीज वाले कॉलम में शो होगा, और डिक्रीज वाले कॉलम में करंट असेट्स का जो डिक्रीज अमाउंट है वो डिक्रीज वाले कॉलम में शो होगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे? फिर उसके बाद में हम टोटल करेंगे, किसका? करंट असेट्स का टोटल करेंगे, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का। फिर हम आएंगे करंट लाइबिलिटीज पे। अब करंट लाइबिलिटीज का वर्किंग कैपिटल पे जो इंपैक्ट होता है वो करंट असेट से अपोजिट होता है। जैसे करंट लाइबिलिटीज में सन्ड्री क्रेडिटर्स, अब सन्ड्री क्रेडिटर्स लास्ट ईयर हमारे 70,000 है, वो अब हो गए 60,000। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स 70 से 60, तो मतलब क्रेडिटर्स को 10,000 का आपने पेमेंट कर दिया होगा, इसलिए वो रिड्यूस हो गए। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स का बैलेंस आपका रिड्यूस हो रहा है, कितने से? 10,000 से। इससे वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि करंट असेट्स के डिक्रीज होने से वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होती है। देखो यहां मैंने मेंशन भी कर रखा है कि वर्किंग कैपिटल के इंक्रीज वाले कॉलम में करंट लाइबिलिटीज का डिक्रीज वाला अमाउंट शो होगा। तो यहाँ करंट लाइबिलिटीज डिक्रीज हो रही है, क्यों? क्योंकि करंट लाइबिलिटीज 70 से 60 हो गई, तो आपको पहले क्रेडिटर्स को पेमेंट करना था 70, अब कितना पेमेंट करना है? 60, है ना। तो 10,000 आपको पेमेंट कम पे करना है, कम पे करना है, तो आपके पास यहाँ वर्किंग कैपिटल क्या हो गया? इंक्रीज हो गया 10,000। भाई आप क्रेडिटर्स को यहाँ पर 10,000 अमाउंट कम कब पे करेंगे? जब आप उनको 10,000 पे कर चुके होंगे। तो 10,000 पे करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? अब अमाउंट अवेलेबल होना चाहिए ना। तो आप क्रेडिटर्स का अमाउंट रिड्यूस हो गया, इसका मतलब 10,000 रुपीज आपने कहीं से अरेंज करके उसको पे कर दिया, तो 10,000 आपने अरेंज किया तो वर्किंग कैपिटल अपने आप ही इंक्रीज हो गई। तो यहाँ पर करंट लाइबिलिटीज का इफेक्ट करंट असेट से अपोजिट होता है, उल्टा होता है। ठीक है, कि करंट लाइबिलिटीज यदि डिक्रीज हो रही है तो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होगा। अब जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 10,000 था लास्ट ईयर, अब 12 हो गया, इंक्रीज हो रहा है। तो इससे वर्किंग कैपिटल क्या होगा? डिक्रीज होगा। बोले सर कैटर्स डिक्रीज हुए, कैटर्स डिक्रीज हुए, इसका मतलब कैटर्स को आप 10,000 रुपए, कैटर्स कितने थे लास्ट ईयर? 70, अब 60, 10,000 आप पेमेंट करेंगे तो 10,000 के पेमेंट का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। अरेंजमेंट करोगे तो उससे बर्डन आएगा। भाई यदि आप अपनी लाइबिलिटी पे करना चाहते हैं तो लाइबिलिटी जितनी पे करना चाहते हैं उस पैसे का अरेंजमेंट तो करना ही होगा ना। फुल अरेंज पैसे का अरेंजमेंट करने पे आप पे बर्डन आएगा। तो उस पैसे का अरेंजमेंट करना है आपको। भाई आपको 10,000 रुपए पे करने, तो 10,000 रुपए आपको चाहिए, 10,000 रुपए आप कहीं से लेके आएंगे तो इससे वर्किंग कैपिटल क्या होगी? इंक्रीज होगी। लेकिन यहाँ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 10 से 12 हो गए, बढ़ गए। मतलब एक तो पहले ही आपने 10,000 पे नहीं किया, अब ऊपर से वो अब 12,000 2,000 और पे नहीं किया। तो इसका मतलब इससे आपके पास में बर्डन तो कम हुआ है वर्किंग कैपिटल का, लाइबिलिटीज का तो बर्डन इंक्रीज हो गया, लेकिन वर्किंग कैपिटल का बर्डन कम हुआ है कि आपको 2,000 रुपए आपने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बढ़ा लिए।
मतलब 2000 रुपीज आपको अभी आपने पे नहीं किए हैं, ये पैसे आपने अपने पास होल्ड कर रखे हैं, सेव कर रखे हैं, इससे आपका वर्किंग कैपिटल के बर्डन क्या होगा, कम होगा। तो हमेशा ध्यान रखना स्टूडेंट्स, लाइबिलिटीज इंक्रीज होने से, हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज होने से लाइबिलिटी का बर्डन तो इंक्रीज होगा, लेकिन वर्किंग कैपिटल का बर्डन उससे कम हो जाता है ना। तो वर्किंग कैपिटल में 10,000 से 12,000 मतलब 2,000 से हमारी वर्किंग कैपिटल यहाँ डिक्रीज हो जाएगी। तो वर्किंग कैपिटल करंट लाइबिलिटीज के इंक्रीज होने से वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होती है, और करंट लाइबिलिटीज के डिक्रीज होने से वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होती है। तो करंट लाइबिलिटीज का हमेशा वर्किंग कैपिटल पे रिवर्स इफेक्ट होता है, उल्टा इफेक्ट होता है। करंट असेट्स का तो डायरेक्टली इफेक्ट होता है, करंट असेट्स बढ़ी तो वर्किंग कैपिटल भी बढ़ेगी, है ना। करंट असेट्स कम हुई तो वर्किंग कैपिटल भी कम होगी। लेकिन करंट लाइबिलिटीज का इनडायरेक्टली मतलब रिवर्स इफेक्ट होगा कि भाई इसके बढ़ने से वर्किंग कैपिटल कम होगी और इसके कम होने से वर्किंग कैपिटल बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। फिर हमें लाइबिलिटीज का भी टोटल करना है। अब एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं मैं आपको। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस करंट लाइबिलिटीज में आपको प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रपोज डिविडेंड नजर आ रहा होगा। ये शॉर्ट टर्म प्रोविजंस होते हैं, है ना। प्रोविजंस भी दो होते हैं, टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। अब प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रपोज डिविडेंड, इनकी कहानी बड़ी अच्छी है। स्टोरी ये है कि यदि हम एक्स्ट्रा लोड नहीं लेना चाहते, फंड फ्लो का यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है और उसको हम बिल्कुल इजी वे में सॉल्व करना चाहते हैं जल्दी से जल्दी, तो फिर हम प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रपोज डिविडेंड को चेंज इन वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट में एडजस्ट करेंगे, मतलब यहाँ शो कर देंगे। इससे क्या फायदा होगा, इससे ये फायदा होगा कि यदि इन दोनों को हम चेंज इन वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट में शो करते हैं तो फिर हमें इनको और कहीं एडजस्ट नहीं करना होगा, मतलब इनके हमें कोई एक्स्ट्रा वर्किंग नोट्स नहीं बनाने होंगे और ये यहीं पे ही फिनिश हो जाएंगे। इसके अलावा आगे इनका कोई भी अदर एडजस्टमेंट या ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा। तो आपका एक लोड खत्म हो जाएगा कि प्रोविजन फॉर टैक्स, क्योंकि देखो मैं आपको बता दूं, प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रपोज डिविडेंड आपके पास में यहां पर बैलेंस शीट में कि प्रोविजन फॉर टैक्स बैलेंस शीट में गिवन होगा, तो प्रपोज डिविडेंड कॉन्टीजेंट लायबिलिटी में गिवन है नीचे आपके पास में, ठीक है। तो इनके एक तो 2 इयर्स की बैलेंस होंगे, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी। तो फिर आप वर्किंग नोट बनाओगे, वर्किंग नोट में आप इनके लेजर बनाओगे। तो वहां उससे बचने के लिए एक अच्छा तरीका ये है कि प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रपोज डिविडेंड को चेंज इन वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट में शो कर दो, ठीक है। तो फिर आगे इसका कोई एडजस्टमेंट करना ही नहीं पड़ेगा, कोई अदर ट्रीटमेंट ही नहीं होगा, ये यहीं खत्म हो जाएंगे। और आप इसका पूरा अच्छी तरह ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो फिर इनको यहाँ शो नहीं करना, यहाँ शो नहीं करोगे तो फिर इसका वर्किंग नोट भी बनेगा, इसके अदर ट्रीटमेंट भी होंगे, एडजस्टमेंट भी होंगे, ये ध्यान रखना। करंट लाइबिलिटीज जो भी है टोटल हो गया। अब हम क्या करेंगे, करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटीज ए माइनस बी, उससे वर्किंग कैपिटल अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, सी ए माइनस सी एल। और फिर ये जो इंक्रीज और डिक्रीज वाला कॉलम है, चेंज इन वर्किंग कैपिटल का जो इंक्रीज और डिक्रीज वाला कॉलम है, इसका भी हम टोटल सम कर लेंगे। अब जैसे कि एग्जांपल लूं मैं कि हमारे पास में यहाँ पर वर्किंग कैपिटल अमाउंट, जो वर्किंग कैपिटल आया है प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का, तो यहाँ पर वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट हुआ है 1 लाख और ये हुआ है 120, है ना। और इंक्रीज वाले कॉलम का टोटल हमारे पास आ रहा है 80,000 और ये आ रहा है 60,000, आ रहा है 60,000। तो अब देखो स्टूडेंट्स, वर्किंग कैपिटल अमाउंट हमारा 1 लाख और 120 है, प्रीवियस ईयर का 1 लाख है, करंट ईयर का 120 है, और इंक्रीज वाले कॉलम का टोटल है 80 और डिक्रीज वाले का 60 है। तो अब यहाँ पर आप एग्जाम सेंटर में बैठे बैठे ही आपको पता चल जाएगा कि आपका चेंज इन वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट सही है या गलत है। ये क्रॉस चेक आप कर सकते हैं कैसे, कि जो वर्किंग कैपिटल अमाउंट है प्रीवियस ईयर और करंट ईयर, इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, उतना ही इक्वल डिफरेंस इंक्रीज और डिक्रीज वाले कॉलम के अमाउंट में होना चाहिए। तो प्रीवियस ईयर और करंट ईयर के वर्किंग कैपिटल का डिफरेंस जो है, उतना ही सेम डिफरेंस आपका इंक्रीज और डिक्रीज वाले कॉलम का होना चाहिए। इन दोनों के डिफरेंस कितना है 20 का, और उन दोनों के बीच में डिफरेंस भी कितना है 20 का। तो इसका मतलब आपका वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट सही जा रहा है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखो स्टूडेंट्स, अब ये जो फाइनल आंसर हमें कैलकुलेट करना है, फाइनल आंसर क्या कैलकुलेट करना है कि जो वर्किंग कैपिटल अमाउंट है वो इंक्रीज हुआ फाइनली,
या डिक्रीज हुआ, मतलब नेट इंक्रीज और नेट डिक्रीज ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो यहाँ पर आपका इंक्रीज वाले का टोटल 80 है और डिक्रीज वाले कॉलम का टोटल 60 है। तो ज्यादा किसका है? बैलेंस। बैलेंस इंक्रीज वाला बैलेंस यहाँ पे ज्यादा है, तो इंक्रीज कॉलम यहाँ पर डिक्रीज कॉलम से 20,000 रुपीज एक्सीड है, ज्यादा है। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो फाइनल आंसर होगा क्या? फाइनल आंसर होगा इंक्रीज, नेट इंक्रीज ऑफ वर्किंग कैपिटल, मतलब वर्किंग कैपिटल हमारी 20,000 रुपीज से नेट इंक्रीज हो रही है, ये हमारा फाइनल आंसर है। और डिक्रीज वाली साइड ज्यादा होती तो फिर जो डिफरेंस आता वो फाइनल आंसर होता नेट डिक्रीज ऑफ वर्किंग कैपिटल, जो भी डिफरेंस आता वो यहाँ हम शो कर देते। तो ये ध्यान रखना है कि हमें फाइनली चेंज इन वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट जो है उसमें फाइनली क्या कैलकुलेट करना है, हमें नेट इंक्रीज या डिक्रीज ऑफ वर्किंग कैपिटल अमाउंट कैलकुलेट करना है कि हमारा नेट वर्किंग कैपिटल कितने अमाउंट से इंक्रीज हुआ और कितने से डिक्रीज हुआ। ठीक है, और ये जो डिक्रीज और इंक्रीज वर्किंग कैपिटल है ये इसका फंड फ्लो स्टेटमेंट पे इफेक्ट होगा, ध्यान रखना। ऐसा ना हो कि सर हम डायरेक्ट फंड फ्लो ही बना दें, चेंज इन वर्किंग कैपिटल क्यों बना रहे हैं फालतू में। तो मैं बता दूं कि चेंज इन वर्किंग कैपिटल का जो फाइनल आंसर है उसका फंड फ्लो पे भी इफेक्ट होता है, इम्पैक्ट आता है, उसको हम यहाँ शो करते हैं, इसलिए वो बनाना जरूरी है स्टेटमेंट। ओके, चलिए अब उसके बाद में चलते हैं आगे। अब सेकंड स्टेटमेंट है फंड फ्लो स्टेटमेंट। अब देखिए स्टूडेंट्स, फंड फ्लो स्टेटमेंट के अंदर मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में कि इसमें हमें इनफ्लोज और आउटफ्लोज के बारे में बात करनी है। तो सोर्सेज ऑफ फंड्स को हम कहते हैं इनफ्लो और एप्लीकेशन ऑफ फंड्स को हम कहते हैं आउटफ्लो। तो मतलब बिजनेस के वो ट्रांजेक्शन, ठीक है, जिसमें एक अकाउंट आपका नॉन करंट है और एक अकाउंट आपका करंट है, उसी में फ्लो जनरेट होगा। भाई एक नॉन करंट होना चाहिए, दूसरा करंट होना चाहिए, तो उसमें फ्लो जनरेट होगा। तो वो जो ट्रांजेक्शन है जिससे फ्लो जनरेट हो रहा है, अब हमें देखना है कि उससे कौन सा फ्लो जनरेट हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो हो रहा है, मतलब उससे फंड्स कलेक्ट हो रहे हैं या फंड्स पे हो रहे हैं। ठीक है, मतलब फंड्स का पेमेंट हो रहा है, कोई इन्वेस्टमेंट हो रहा है, क्या हो रहा है। तो चलिए पहले सोर्सेज ऑफ फंड्स पे आते हैं। सोर्सेज ऑफ फंड्स मतलब जो भी फंड्स हमारे बिजनेस में हमारी कंपनी में हमें कलेक्ट हो रहे हैं, इनफ्लोज हो रहे हैं। फंड फ्रॉम ऑपरेशन जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एफएफओ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट दूसरा नाम है इसका। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जिसे हम फंड फ्रॉम ऑपरेशन एफएफओ बोलते हैं स्टूडेंट्स। इसके लिए हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा और एफएफओ के लिए हमें पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट रेडी करना होता है वर्किंग नोट के अंदर। और पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट से एफएफओ कैलकुलेट होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट होता है। तो पीएनएल एडजस्टमेंट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कैलकुलेट हो सकता है और ऑपरेटिंग लॉस भी कैलकुलेट हो सकता है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट यदि कैलकुलेट हुआ है तो उसको तो हम सोर्सेज ऑफ फंड्स इनफ्लो में इंक्लूड करेंगे, शामिल करेंगे। और ऑपरेटिंग लॉस को हम कहाँ शामिल करेंगे? एप्लीकेशन ऑफ फंड्स आउटफ्लो में। भाई लॉसेस तो आउटफ्लो का ही पार्ट है और प्रॉफिट इनफ्लो का पार्ट है। फिर इशू ऑफ शेयर कैपिटल। अब यदि आपकी कंपनी ने और शेयर्स पब्लिक में इशू किए हैं तो उससे क्या होगा, पब्लिक में कैश के बदले में शेयर्स इशू किए जाते हैं। ठीक है, तो उससे आपका इनफ्लो जनरेट होगा। इशू ऑफ डिवेंचर्स, लोन के लिए हमने पब्लिक में डिवेंचर इशू कर दिए हैं तो इशू ऑफ डिवेंचर से ही क्या होगा, इनफ्लो होगा। रेजिंग लॉन्ग टर्म लोन, यदि हमने किसी बैंक से लोन लिया है ना, तो लॉन्ग टर्म जो लोन ले रहे हैं बैंक से, तो उससे भी हमारे पास में इनफ्लो जनरेट होगा, कैश आएगा। सेल ऑफ फिक्स असेट्स, फिक्स असेट्स या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को सेल आउट करेंगे तो पैसा आएगा, फंड्स आएगा। ठीक है, नॉन ट्रेडिंग इनकम्स, हमने जो इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं लॉन्ग टर्म, उन पे डिविडेंड इंटरेस्ट जो रिसीव होगा वो नॉन ट्रेडिंग इनकम्स का पार्ट है। डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होगी तो इनफ्लो होगा। क्यों? कि स्टूडेंट्स वर्किंग कैपिटल के डिक्रीज होने से इनफ्लो क्यों होगा? वर्किंग कैपिटल के डिक्रीज होने से इनफ्लो इसलिए होगा कि सपोज कीजिए कि वर्किंग कैपिटल आपकी 30,000 से डिक्रीज हो गई, तो इसका मतलब कि अब आपको 30,000 अमाउंट कम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कम स्पेंड करना होगा, 30,000 का अरेंजमेंट कम करना पड़ेगा। भाई यहाँ पर वर्किंग कैपिटल मतलब ये हुआ, जैसे मैं आपको ये कहूं कि आप एक प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, सीए सीएमए, आप कुछ भी प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं। अब यहाँ पर आपको ये पता है कि भाई आपके प्रोफेशनल कोर्स में पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है ना, फिर उसके बाद आपको क्लासेस स्टार्ट करनी होती है, क्लासेस आप जो भी कोचिंग वगैरह करते हैं वहां स्टार्ट करनी होती है। अब आपने ये जो भी आप प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, अब उसमें आपको ये पता है कि भैया रजिस्ट्रेशन का चार्जेस हमारा 1 लाख रुपीज का है और ये रजिस्ट्रेशन चार्जेस कम नहीं होगा।
क्योंकि रजिस्ट्रेशन जो हमारा होगा वो आईसीआई या आईसीएमआई के वेबसाइट पे या उनके इंस्टीट्यूट में होगा, तो वो लोग तो रजिस्ट्रेशन में हमें कोई कंसेशन या डिस्काउंट देंगे नहीं, तो वो तो हमारा 1 लाख रुपीज फिक्स है। लेकिन हम कहीं से भी कोई कोचिंग लेते हैं, क्लासेस स्टार्ट करते हैं, तो वो जो कोचिंग फीस है उसमें हमें कंसेशन मिल सकता है, उसमें हमें डिस्काउंट मिल सकता है, ठीक है। तो हमने ये एस्टिमेशन लगाया कि हमारी कोचिंग फीस जो है वो 1,50,000 रुपीज है। तो मतलब जो टोटल हमारा अमाउंट स्पेंड होगा, टोटल जो हमारी कॉस्ट इस कोर्स को कंप्लीट करने में जो टोटल कॉस्ट इंकर्ड होगी वो 2,50,000 इंकर्ड होगी। ये हमने कोर्स स्टार्ट करने से पहले फोरकास्टिंग कर ली, प्रेडिक्शन लगा लिया, ठीक है, कि भाई इतना हमारी टोटल कॉस्ट इंकर्ड होगी। अब से सपोज करो आपने रजिस्ट्रेशन करवाया लेकिन आप कोचिंग के लिए गए, तो कोचिंग फीस आपने तो एस्टिमेशन लगाया था 150, लेकिन कोचिंग फीस चार्ज हुई 120। कितनी चार्ज हुई? 120। 30,000 का कंसेशन मिल गया। तो अब जो आपने एस्टिमेशन लगाया था कि आपका 250 स्पेंड होगा, तो एक्चुअल में स्पेंड हुआ कितना? 230। तो 20,000 आपका 220 सॉरी, तो आपका यहाँ पर 30,000 अमाउंट कम स्पेंड हुआ है ना? तो 30,000 अमाउंट कम स्पेंड हुआ है, तो वो 30,000 की आपकी सेविंग होगी। क्या होगी स्टूडेंट्स? वो आपके लिए सेविंग्स हो गई। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है, वर्किंग कैपिटल अमाउंट आपको ऑपरेटिंग प्रोसेस के लिए स्पेंड करना होता है, खर्च करना होता है। यदि ये डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब 30,000 की आपको यहाँ पे क्या हो रही है? सेविंग हो रही है। तो वो भी तो आपके इनफ्लो का ही पार्ट होगा ना, सेविंग्स। ओके, फिर आते हैं आउटफ्लो में। ऑपरेटिंग लॉस आउटफ्लो का पार्ट है, बताया था मैंने अभी। प्रेफरेंस शेयर्स रिडम्पशन, प्रेफरेंस शेयर्स जो हम इशू करते हैं पब्लिक में, यदि वो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो उनका एक टाइम पीरियड के बाद हमें रिडम्पशन करना होता है। रिडम्पशन कैसे? प्रेफरेंस शेयर्स वापस लेंगे, उसके बदले में हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट पे कर देंगे, तो इससे पेमेंट पे होगा तो आउटफ्लो। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर्स लोन है, लोन का एक टाइम के बाद रिपेमेंट करना होता है, तो रिपेमेंट करोगे, डिवेंचर्स वापस ले लोगे और उसके बदले में आप लोन का रिपेमेंट कर दोगे, तो रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर भी आउटफ्लो है, यहाँ भी पेमेंट होगा। कोई लोन लिया है लॉन्ग टर्म, उसका रिपेमेंट हो रहा है, तो वो भी आपके लिए आउटफ्लो है। परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट्स, फिक्स्ड असेट परचेज करोगे, उसके बदले में पेमेंट पे करोगे कैश या चेक से, तो वो भी आपका आउटफ्लो है। डिविडेंड और टैक्स, तो मैंने क्या कहा था कि यदि आप डिविडेंड और टैक्स को चेंज इन वर्किंग कैपिटल में वहां शो करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, तो फिर वो यहाँ नहीं आएगा। तो यदि आप उसको वहां शो नहीं करेंगे ना, तो फिर वो यहाँ एडजस्ट होगा। इसका मैं अभी वर्किंग नोट्स बचे हैं हमारे, वर्किंग नोट्स पे जब हम आएंगे तो इसको मैं वहां और आपको अच्छी तरह क्लियर कर दूंगा, टेंशन मतलब डिविडेंड और टैक्स को, ठीक है। और ये भी बता दूंगा कि इसको कहाँ शो करना आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होगी, और पैसे अरेंज करने होंगे, और ज्यादा अमाउंट स्पेंड होगा, ठीक है, तो वो आपके लिए फिर सेविंग्स नहीं है, वो आपके लिए फिर आउटफ्लो है। भाई ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा तो वो आउटफ्लो हुआ ना, ठीक है। तो ये है आपका स्टूडेंट्स स्टेटमेंट ऑफ फंड फ्लो। तो ये टू स्टेटमेंट्स हैं ये फंड फ्लो में जो मेन इंपॉर्टेंट है, चेंज इन वर्किंग कैपिटल और स्टेटमेंट ऑफ फंड फ्लो। अब इसके वर्किंग नोट्स हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर में, यहाँ पर क्लास में पहले हम चेंज इन वर्किंग कैपिटल का एक एग्जांपल मैं आपको क्लियर करूंगा। चेंज इन वर्किंग कैपिटल के एग्जांपल के बाद फिर हम वर्किंग नोट्स पे आएंगे, और फिर इनका कंप्लीट क्वेश्चन, जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा ना एक्चुअली के अंदर, उस क्वेश्चन के अंदर चेंज इन वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट भी हमें बनाना है, और फंड फ्लो स्टेटमेंट भी बनाना है, और वर्किंग नोट्स भी बनाना है। ये ध्यान रखना है आपको, ओके। ये सारी चीजें हमें करनी होती है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।